नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, उनका ये कहना है कि विजिबिलिटी इशू दिखाई दे रहा है अभी प्रारंभिक तौर पर। बाकी एआईबी इसकी जांच करेगी, जो कि जांच का विंग है सिविल एविएशन ब्यूरो का। और उसमें ये बताया गया है कि उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि एटीसी को पहले कहा गया कि लैंडिंग के वक्त विजिबिलिटी नहीं है, तो एटीसी ने कहा गो अराउंड, मतलब आप एक चक्कर लगाएं, दोबारा अटेम्प्ट करें। उसके कुछ मिनटों के बाद पायलट से फिर एटीसी ने पूछा, जब वो अप्रोच कर रहे थे रनवे को, कि क्या अब विजिबिलिटी है, आपको रनवे दिखाई दे रहा है? तो पायलट ने एटीसी को कहा कि हाँ हाँ विजिबिलिटी है, मतलब पायलट को दूसरे अटेम्प्ट में रनवे दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद क्रैश होना, ये कुछ बात जो है ये थोड़ी गहरी हो जाती है यहाँ पर कि फिर क्या वजह रही। पायलट अनुभवी थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। एविएशन कंपनी कह रही है कि पायलट के पास बहुत एक्सपीरियंस था। तो फिर एक अगर मौसम भी क्लियर हो गया था, विजिबल भी था रनवे, उसके बाद क्रैश होने की क्या वजह है, ये अब जांच के बाद पता चलेगा। उन्होंने बताया कि जो जांच टीम है वो वहाँ एक्सीडेंट साइट पर पहुंच चुकी है। तो अब हमें इसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या वजह निकल के आती है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर वो मौसम को वजह लो विजिबिलिटी। अभी तक देखिए शुरुआती जितनी खबरें भी आ रही हैं राममोहन नायडू के बयान से पहले भी, वो सब ये बता रहे हैं कि लो विजिबिलिटी उसमें एक बड़ा इश्यू रहा है। या दूसरा कारण हो सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि विजिबिलिटी पहले से बेटर है, फिर भी लैंडिंग में अगर हादसा हुआ है तो कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन उसका भी सही जवाब जांच से मिलेगा। उसके लिए किसी को भी, खासतौर पर मैं राजनेताओं के लिए कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह या ममता बनर्जी, काइट फ्लाइंग नहीं करनी चाहिए। पतंगबाजी हर जगह नहीं की जाती है। राजनीति का अपना क्षेत्र है, राजनीति वहाँ करिए, हादसों पर राजनीति करने से बचना चाहिए। और ममता बनर्जी का बयान फिर आपने याद दिला दिया, तो उन्होंने तो जो बातें कही हैं उस पर क्या ही रिएक्ट किया जाए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में भी इतने लोगों की जान गई, अब अजीत पवार की जान गई। आप एक एक्सीडेंट को दूसरा एक्सीडेंट से कैसे जोड़ कैसे सकते हैं? दूसरा उसकी कोई और वजह रही होगी, इसकी वजह जो होगी वो अभी सामने आई नहीं है, अभी क्रैश हुआ है। दूसरा आप कह रहे हैं कि सारी एजेंसियां बिकी हुई हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश में जो सिस्टम काम कर रहा है या जो सिस्टम देश को चला रहा है उस पर आपका कोई भरोसा नहीं है। सवाल पूछे वहां तक ठीक है, लेकिन आप संदेह जताएं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवालिया निशान लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जांच करे, तो ये मुझे लगता है कि कुल मिलाकर बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है राजनीति में। ममता बनर्जी जब यूपीए सरकार में थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब प्रश्न खड़ा किया जा रहा था, मतलब एजेंसियों को लेके, तो यूपीए सरकार कहती थी कि कभी भी एजेंसी पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। और उस यूपीए सरकार में ममता बनर्जी भी थी, तब उन्होंने नहीं कहा कि नहीं एजेंसियां तो भ्रष्ट है, उन पे उंगली उठनी चाहिए। आज उनको वही एजेंसी भ्रष्ट क्यों दिखाई दे रही जो यूपीए गवर्नमेंट में उनके रहते हुए भ्रष्ट नहीं थी? सवाल यही है ना कि यदि वो एजेंसी पहले ईमानदार थी तो आज भी ईमानदार है, यदि पहले भ्रष्ट थी तो उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सीबीआई को लेके कि ये तो तोता है जो बंद हुआ है, तो उस तोते को उड़ाया क्यों नहीं गया? यूपीए के टाइम में कहा। हाँ, यूपीए के टाइम पे कहा, तो फिर उस तोते को पिंजरे में ही क्यों बंद रखा गया? तो सवाल ये है कि पहले था, यदि भ्रष्ट थी तो पहले भी थी, तो पहले आपने उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया? तब तक आप सरकार के हिस्सा थे और केंद्र सरकार में थे आप, और आज आपको लग रहा है कि वो एजेंसी भ्रष्ट हो गई है। तो ऐसा नहीं होता ना, सुविधाजनक परिभाषा नहीं देनी चाहिए। और हर चीज पर संदेह करना, इस तरीके से बयान महाराष्ट्र में दंगा कर सकते हैं। ममता बनर्जी इस तरह का बयान दे रही है, ममता बनर्जी को संवेदनशीलता समझना चाहिए कि इस आपदा में, इतनी बड़ी आपदा ये महाराष्ट्र के अंदर, और उसमें आप अपने लिए अवसर, राजनीतिक अवसर देख रहे हो और इस तरीके से बयान दे रहे हो जिससे महाराष्ट्र में कोई बड़ा राजनीतिक संघर्ष शुरू हो जाए, वाद विवाद शुरू हो जाए। एक मुख्यमंत्री को, एक राज्य के मुख्यमंत्री को, एक इतनी बड़ी राजनेता को लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, तमाम राजनेताओं के साथ उन्होंने काम किया है, शरद पवार के साथ काम किया है, वही अजित पवार भी एक समय इनके साथ रहे हैं आपके गठबंधन में। तो इस तरीके से बयान देकर ममता बनर्जी मुझे लगता है कि बता रही है कि वो किस तरीके से राजनीति करते हैं और राजनीति का स्तर उन्होंने कितना गिरा दिया है कि इस आपदा में भी वो इस तरीके से राजनीति देख रही है। जिस समय पूरे परिवार के साथ आपको खड़े होना चाहिए, किसी भी राजनेता का इस तरह का बयान नहीं आया। सबने परिवार के साथ खड़े होने की बात की, सबने कहा दुख की घड़ी हम परिवार के साथ है, और ममता बनर्जी उसको जिस दिशा में लेकर जाना चाहती है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी पर ही कार्रवाई होना चाहिए इस बयान को लेकर कि आप एक राज्य के अंदर अस्थिरता लाना चाहते हो। उनके मन में मतलब सरकार, केंद्र सरकार को, बीजेपी को लेके कितनी कटुता है, नफरत है, ये पता लगता है इससे। नहीं, ये भी तो पता लगता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर कितना डर है। सिर्फ कटुता ही भर क्यों, कितना डर है।
और इसलिए वो अनाम शराब बयान दे रही हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं कि राष्ट्र पे इस पर क्या असर पड़ेगा, महाराष्ट्र पे क्या असर पड़ेगा और उस परिवार पे क्या असर पड़ेगा। मतलब सिर्फ मैं अजीत पवार की बात नहीं कर रहा, उसमें 5 लोग और थे। बिल्कुल ठीक बात। तो आप उस परिवार की चिंता करिए ना। 5 अजीत जाने पवार गए तो एक फेमस आदमी थे, लेकिन उन 5 लोगों की चिंता करिए ना, उनके परिवार पे मानसिक क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना चाहिए ना। तो एक जिम्मेदार नागरिक या एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री को इस तरह की बात करने से पहले इतना तो कम से कम सोचना चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब कुछ और तस्वीरें देखिए अस्पताल के बाहर से ही आ रही हैं, क्योंकि अब सब जान पहचान के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, परिवार के और लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं कि परिवार भी वहीं का सब कुछ है, तो और दूर की रिश्तेदारियाँ भी हो। क्या सुप्रिया सुले हैं क्या? जी जी जी, सुप्रिया सुले दिखाई दी, सुप्रिया सुले जिनसे मिल रही है, मैं नहीं उनको पहचानता हूँ। भाई है जो शरद पवार के, शरद पवार के बड़े भाई हैं ये? हाँ, विजयराव पवार है ये। उनके साथ ये पूरा वहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का पूरा ये देखते हैं। सुनित्रा जी भी पहुंच गई शायद। हाँ, अजीत पवार जी की वाइफ जो है वो भी पहुंच गई हैं। ये अजीत पवार का घर है जो बनवाया है। अजीत पवार का घर है। ये अजीत पवार का घर है जो अजीत पवार ने बनवाया था 2017 में 18 में, ये वो घर में लग रहा है। सुनित्रा जी मतलब अजीत पवार की वाइफ पहुंच गई हैं, सुप्रिया सुले वो पहुंच पूरा गई हैं। परिवार पहुंच गया, सारी बहनें, सारे भाई, सब भतीजे। मुझे लगता है सुप्रिया जी और सुनीता जी तो क्योंकि दोनों दिल्ली में होंगी ना, ये दोनों सांसद हैं, बिल्कुल। तो ये हो सकता है एक साथ गई हो वहां पर। तो दोनों अभी अभी घर पहुंची हैं। वहां अजीत पवार के बड़े भाई जिनको आप देख रहे हैं सफेद शर्ट में, ये बाकी जिनसे पूरा गले मिल परिवार रही पूना हैं, में रहता है, मैक्सिमम पूना में रहता है और बाकी कुछ बारामती में रहते हैं। तो पूना वाले भी बाय रोड वहाँ पहुँच गए सर। सभी लोग जो हैं बिल्कुल इस वक्त सदमे में होंगे। बस सबके आंसू बहे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। सुप्रिया सुले को भी आप देखिए तो वो भी बिल्कुल बिलख रही हैं। सुनेत्रा जी के तो बारे में क्या कहा ही जाए, जिनके पति गए हैं। तो सुप्रिया को तो राजनीति अजीत पवार ने ही सिखाई। शरद पवार तो दिल्ली की राजनीति में व्यस्त है, मतलब जो संगठन की राजनीति है। और जब सुप्रिया सुले पहली बार चुनाव लड़ रही थी बारामती से, तो उसका पूरा चुनाव प्रचार का जिम्मेदारी अजीत पवार ने उठाई थी, वो पूरा प्रचार किया था। और शरद पवार ने तो चुनाव प्रभारी ही अजीत पवार को बनाया था सुप्रिया सुले। यही सुनेत्रा जी है ना? हाँ, सुनीता पवार है। और अजीत पवार ही चुनाव प्रभारी थे सुप्रिया सुले के पहले चुनाव के। और पूरा संगठन वहाँ पर किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, उसका खर्चा कैसे होगा, क्या मुद्दे होंगे, कैसे उठेंगे, सारा प्रचार अजीत पवार खुद देख रहे थे सुप्रिया सुले का। तो दोनों भाई बहनें बहुत एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, दोनों राजनीति में थे। लेकिन अब ये इस समय मतलब वो कल्पना नहीं कर सकता कोई परिवार की पहली तस्वीर है। लेकिन अजीत पवार की जो पत्नी है, सांसद है राज्यसभा की सुनेत्रा पवार, उनको आपने देखा, उनकी बहन सुप्रिया सुले, वो शरद पवार अजीत पवार के जो बड़े भाई हैं उनसे गले लग के जिस तरह से रोए मिलकर। पहली बार जब परिवार एक दूसरे को मिला है अजीत पवार के जाने के बाद बारामती में, वहां की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कि जब सुप्रिया सुले मिली उनसे, तो बड़े भाई की भी आयु काफी है उनके। हाँ, सब बड़े भाई के। शरद पवार चौथे नंबर के थे। अजीत पवार के फादर की तो डेथ हो चुकी है। वो बेटे इनके दोनों जो हैं वो मुंबई में रहते होंगे। हाँ, सब मुंबई पूना, बेसिकली पूना इनका व्यवसाय का केंद्र सेंटर है इनका, पूना। और ये पार्थ पवार हैं। दोबारा एक बार स्क्रीन पर लेंगे तो शायद पता चलेगा क्या ये पार्थ गाड़ी पवार रखी है, अगर तो पार्थ होंगे। यही जो सफेद शर्ट में दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये पार्थ पवार नहीं है। ये तो पार्थ पवार तो भी हॉस्पिटल में होंगे, मतलब बॉडी के साथ ही आएंगे वो। मुझे भी लगता है वो अभी हाँ, वो तो सब हॉस्पिटल में होंगे, वो बॉडी के साथ आएंगे वहाँ पर। बताया तो जा रहा है शायद यही है, कह रहे नहीं भाई ये तो अच्छा हो सकता है, बात नहीं। जानने में थोड़ा सा पर देखकर दिक्कत भी होती है। तो परिवार जो है वो बारामती पहुंच गया है। अजीत पवार की धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार वो पहुंच गई हैं, उनके बड़े भाई वहां पहले से मौजूद थे। सुप्रिया सुले वहां पहुंच गई हैं। सुप्रिया सुले ने अपने स्टेटस पर लिखा था डेवास्टेटेड, बिल्कुल टूट गए हैं हम लोग सब ये खबर सुनने के बाद। के बेटे भी आप बताया जा रहा है, पार्थ पवार सामने आपको दिख रहे हैं, बेटे भी वहां पर आ गए हैं। बड़े बेटे हैं ये राजनीति में हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं 2019 में, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। अब ये इनके और इनकी माताजी जो है सुनेत्रा,
इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि ये अब अजीत पवार की पॉलिटिकल लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। कौन आता है कमान लेने के लिए एनसीपी की, क्योंकि एनसीपी उनके पास है, एनसीपी का सिंबल घड़ी वो उनके पास है। तो ये अब देखना होगा कि जो अजीत पवार की जो फैमिली है, उनकी वाइफ और उनके बेटे, शरद पवार ये कितना होल्ड कर पाते हैं। और शरद पवार के तो अजीत पवार बेटे के समान थे। जब अजीत पवार 18 साल के थे तब उनके फादर के अनंत राव की डेथ हो गई थी। तो 18 साल का एकदम यंग लड़का, उसको पूरा पढ़ाना लिखाना, उसकी शादी कराना, उसको राजनीतिक रूप से सिखाना, उसको राजनीति में आगे लेकर आना, तो एक प्रकार से एक पिता के रूप में शरद पवार ने अपने भाई अनंत राव के बेटे अजीत पवार को राजनीति में सक्रिय किया। उनकी शादी शरद पवार ने करवाई। वो उनकी पत्नी भी एक बड़े पारिवारिक राजनीतिक घराने से आती है। सुनीता पवार का परिवार भी राजनीति में बहुत सक्रिय है। तो पूरा शरद पवार का रहा, और शरद पवार को ऐसा लग रहा हो कि जैसे उनका बेटा आज चला गया है। मतलब भतीजा था लेकिन एक बेटे के समान उनका उसके ऊपर अधिकार था, प्यार था। तो आज उनको लग रहा होगा कि उन्होंने अपने बेटे को गया, और सुप्रिया सुले को भी लग रहा होगा कि उन्होंने अपना सगा भाई आज एक खो दिया, क्योंकि उनका सगा कोई भाई नहीं है, इकलौती बेटी है। तो अजीत पवार के साथ उनका जो रिश्ता था एक भाई बहन का, वो उनको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि अजीत पवार चाचा के बेटे, दोनों के बीच जिस तरह का संपर्क रहा है हमेशा से, हंसी मजाक होना, एक दूसरे के लिए मजाक करना। अजीत पवार जब भी विदेश जाते थे तो सुप्रिया सुले के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते थे। सुप्रिया सुले जब भी जाती थी तो अजीत पवार के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आती थी। परिवार के लोगों का आपस में एक दूसरे के जाकर सारे समारोह मनाना, चाहे फिर होली हो, दशहरा हो, कोई त्यौहार हो या महाराष्ट्र का कोई दिन हो, तो आपस में मिलकर जो मनाते थे। और परिवार में जो कुटुंब में एकता थी पवार परिवार की, वो मुझे लग रहा है कि मतलब उस परिवार को जोड़ कर रखा था। बाद में हालांकि ठीक है राजनीतिक कारणों से थोड़ी दूरियां बनी, लेकिन किसी ने भी मर्यादा को छोड़ा नहीं। एक मर्यादा के अंदर रह के उन्होंने राजनीति की। कभी इस तरह के शब्दों का बयान नहीं दिया एक दूसरे के लिए कि किसी को शर्मिंदा होना पड़े उस बात को। और जो सुनीता पवार जब पहली बार राज्यसभा सांसद बनकर पार्लियामेंट में आई थी, तो सुप्रिया सुले ने इसको गले लगाया था पार्लियामेंट। सुप्रिया सुले ने उससे पार्लियामेंट को पूरा बताया था पार्लियामेंट कैसी है ये। तो मुझे लग रहा है कि एक आपसे उनका भी इसमें एक अंडरस्टैंडिंग और एक सम्मान बना रहा है राजनीतिक रूप से अलग होने के बाद भी। और आज इस तरीके से उस पवार परिवार पर ये आघात हुआ है। शरद पवार आज मुझे लगता है बहुत बुरी तरीके से आहत हुए होंगे। मतलब अब वो बोलने की स्थिति में नहीं है। वो खुद इतने बड़ी बीमारी से निकले, कैंसर उनको बीमारी भी थी, वो भी मौत के मुंह से निकले शरद पवार इस संघर्ष के बाद। और आज ये परिवार इस तरीके से है तो बहुत बड़ा मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में एक काला दिन है कि इतना बड़ा परिवार, मतलब महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे परिवार और शरद पवार परिवार दो ही एक बड़े परिवार माने गए राजनीति के अंदर। उनका रिएक्शन अभी तक नहीं देखा मैंने। हाँ, ये बड़ा है कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों का कोई रिएक्शन नहीं आया। संजय राउत का जरूर इसमें रिएक्शन आ चुका, तमाम बड़े नेताओं का आ गया शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ तो उन्होंने काम किया है ना उप मुख्यमंत्री के रूप में, और एक बड़े नेता गए। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को तो तत्काल इस संदर्भ में एक बयान देना चाहिए था। आदित्य ठाकरे को बयान देना चाहिए था। राज ठाकरे का बयान अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है कि राज ठाकरे। अरे आज शायद ये आज ही जिनके जहाज में बैठते हुए की तस्वीर है ये। अजीत पवार बैठे हुए हैं, शायद उनके पीएस होंगे या जो पीएसओ होंगे वो है। तो अजीत पवार आज इस फ्लाइट में थे, उसकी तस्वीर आई है ये सामने। अभी फ्लाइट में बैठते वक्त की तस्वीर है। तो जहाज में वो बैठे हुए हैं, यही दिखाई दे रहा है। और फिर ये जहाज लैंड नहीं कर पाया बारामती में। मुंबई से टेक ऑफ के वक्त की तस्वीर होगी। अजीत पवार जहाज में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद कुर्ता जैकेट पहनी हुई है, चश्मा लगाया हुआ है, और उनके लिए बिल्कुल सामान्य दिन था आज का। वो तो राजनीतिक प्रचार पर निकले हुए थे, चुनावी प्रचार पर निकले हुए थे। लेकिन 8:10 के बाद टेक ऑफ और 8:40 पर जो है क्रैश। ये पूरी टाइमलाइन है। इस इतनी सी देर में जो है ये सब कुछ हो गया। 35-36 मिनट के अंदर बस जहाज़ के उड़ने के बाद 40 मिनट से कम वक्त में बताया जा रहा है कि ये क्रैश हो गया। तो ये अभी की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। बस याद में रहेंगे अजीत पवार परिवार के लिए। तो कभी ना पूरे होने वाला उनका जन्मदिन था 6 महीने पहले, 22 जुलाई को जन्मदिन था। उस जन्मदिन पर पूरा परिवार एकत्र हुआ। अभी चुनाव परिणाम आया उसके बाद पूरा परिवार एकत्रित हुआ था। तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि घर का एक आधार स्तंभ, पार्टी का इतना बड़ा नेता, महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री, 66 साल की उम्र थी और बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। मतलब 18 से 19 घंटे वो लगातार काम करने वाले नेता रहे। बारामती बहुत कम आना होता था उनका। लगातार वो मुंबई का दौरा, महाराष्ट्र का दौरा करते रहते थे, मुंबई में लगातार काम करते थे। इस तरीके से मतलब हो जाना ये महाराष्ट्र के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। एक बड़े नेता मुझे लगता है कि महाराष्ट्र ने खोया है। पूरी मतलब एनसीपी ने एक अपना अभिभावक खो दिया अपने पिता तुल्य बड़े भाई के रूप में। और अजीत दादा, जो बड़े भाई को दादा बोलते हैं, तो दादा सबके आज महाराष्ट्र के अंदर और पश्चिम महाराष्ट्र में तो सबका बड़ा भाई गया है। मुझे लगता है कि आज पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में खाना नहीं बनेगा। मतलब आज जो है कि आज सबके घर के अंदर अंधेरा रहेगा। बहुत बड़ी लॉस है।
और कहा जा सकता है कि इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। कम से कम अभी तो नहीं दिख रहा है कोई भी पार्टी के अंदर कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं दिख रहा है जो अजित पवार का स्थान जो है वो रिक्त स्थान जो है वो ले सके। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में मोड़ के कई मोड़ आते हैं, कौन से मोड़ की तरफ किस तरफ ये जो है वो एनसीपी का ये घड़ा खास करके निकल करके जाता है। क्या ये दोनों पवार परिवार जो बिखर गए हैं वो दोनों क्या एक साथ होंगे और या फिर दोनों की राहें जुदा जुदा ही अभी तो रहेंगी? दुख में पूरा परिवार एक साथ है, लेकिन हाँ, मैंने कहा ना कि ये श्मशान का वैराग्य का समय होता है। इसमें आप समूचा साथ खड़े होते हैं, लेकिन 12वीं और 13वीं के बाद जो होते हैं राजनीति की लकीरें अपनी अपनी जगह खिंच जाती हैं। तो यही देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 10-12 दिनों के पश्चात, एक आध महीना के पश्चात महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर करवट बदलती है। तो ये अभी की तस्वीर, दो तस्वीरें अभी स्क्रीन पर हैं आपके। अजीत पवार जब जहाज में बैठे थे तब की तस्वीर, बल्कि 3 तस्वीरें। फिर वो जहाज जो 8:10 पर उड़ा, फिर वो क्रैश होता है। ये तस्वीर आ रही है, मुझे लग रहा है जब सुनेत्रा जी पहुंची हैं बारामती, उस वक्त की तस्वीर है ये। एयर स्ट्रिप की तस्वीर भी है। सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार जब आई हैं अभी, वहाँ की तब की तस्वीर ये दिखाई दे रही है। जय पवार भी है। खाली गया ना सर खाली गया ना। एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी देर पहले जब अजीत पवार का परिवार पहुंचा, उनकी पत्नी पहुंची, सुप्रिया सुले पहुंची, उनकी बहन दिल्ली से, क्योंकि आज बजट सत्र का पायलट की शुरुआत हो रही है, तो वो वहां पहुंची, तब की तस्वीर आप देख रहे हैं। और शरद पवार मुंबई से, चूंकि उनको आना था नजदीक से, तो वो थोड़ा और पहले पहुंच गए थे। आप ये देखिए, अब ये भी कैसी बात है कि इसी एयर स्ट्रिप पर लैंड करते हुए क्रैश हुआ और इसी एयर स्ट्रिप पर पूरा परिवार लैंड हो भी रहा है, सकुशल सब आ रहे हैं। अब यही नियति है, इसके आगे किसी का वश नहीं चलता। एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि वो प्लेन में बैठे हैं, अपनी सपनों, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, राजनीतिक रणनीति की उड़ान पर चल रहे हैं, और वो उड़ान कहाँ जाके क्रैश होती है वो हमने देख लिया। तो इस नियति के सामने सब हार जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक सबक भी है हम लोगों के लिए। जैसा कि पवार परिवार के संदर्भ में बात हो रही थी कि तमाम विरोधाभासों के बावजूद, तमाम मतभेदों के बावजूद कटुता को जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए, उससे बचना चाहिए। जो करें अपने पुरुषार्थ से करें, अपनी राह पर करें, जो करना है करें, अपना योगदान दें, लेकिन कटुता से बचने की कोशिश करनी चाहिए। बात हो रही थी एनसीपी की और एकता की, तो एनसीपी की एकजुटता पवार परिवार के राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए जरूरी तो है ही है कि एनसीपी रिलेवेंस बनी रहे, तभी पवार परिवार की रिलेवेंस पॉलिटिक्स में रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि एनसीपी का रिलेवेंस बना रहना महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के लिए भी जरूरी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर ज़्यादा भरोसा करके बीजेपी ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकती। जिस तरह के संबंध में टकराव हम लगातार देखते रहे। अब वो जितने चेहरे अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी तो बहुत शोक में हैं सभी लोग, लेकिन इन्हीं लोगों को आगे फैसला भी करना है कि राजनीति में क्या करना है। उसमें सुनेत्रा पवार जो है अजीत पवार की वाइफ, पार्थ पवार अजीत पवार के बेटे, सुप्रिया सुले उनकी बहन, शरद पवार, कम से कम ये 4 प्रमुख लोग तो हैं। अजीत पवार के बड़े भाई तो मुझे लगता नहीं पॉलिटिकली एक्टिव है। प्रफुल्ल पटेल भी थोड़ी भूमिका निभाएंगे, सुनील तटकरे, क्योंकि वो शरद पवार के बहुत करीबी रहे, तो अब शरद पवार के साथ कैसा समझौता हो, ये सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वो दोनों परिवार के बहुत करीबी रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। राकेश जी, देखिए, मैं पहले भी बोला, फिर से मैं बोलूँगा कि सामाजिक समीकरण यही कह रहा है कि पवार परिवार एक है। लेकिन जिस दिन राजनीतिक निर्णय का समय आएगा, उस दिन आप देखेंगे कि दोनों पक्ष अपना अपना हित देखेगा। अभी उद्धव ठाकरे जी का जिक्र हो रहा था, तो देखिए, एक होता है संबंध, दूसरा होता है समीकरण। अजीत पवार जी का देवेंद्र फडणवीस जी के साथ संबंध था, और उद्धव ठाकरे जी की सरकार में अजीत पवार जी समीकरण के तहत उप मुख्यमंत्री बने थे। ये दोनों अंतर हमें समझना चाहिए। समीकरण ये था कि एनसीपी जो है उसमें सहयोगी थी उद्धव ठाकरे जी की सरकार में, और उसी समीकरण के तहत अजीत पवार जी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। शरद पवार जी का निर्णय था कि अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री बनाना है, और अजीत पवार जी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की जो नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन उप मुख्यमंत्री रहते हुए क्या समीकरण संबंध में परिवर्तित हुआ? मुझे नहीं लगता। दो अच्छा बोलिए। हाँ,
ऐसे में हमें ये देखना होगा कि अजीत पवार जी और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो संबंध था, मैं फिर से कहूंगा कि वही संबंध को देखते हुए जो अजीत पवार जी की पार्टी के विधायक हैं वो अपना संरक्षण देखेंगे देवेंद्र फडणवीस के पास। तो ऐसे में एनसीपी रहेगी लेकिन संरक्षक रहेंगे देवेंद्र फडणवीस सरकार की स्थितियों में, जनप्रतिनिधियों की स्थितियों में। और पार्टी कैसे होगी, पार्टी उसमें जाएगी या अलग नेतृत्व करेगी, ये निर्णय सुनेत्रा जी करेंगी और सुनेत्रा जी के ऊपर ये जवाबदेही है कि वो विलय करेंगी या एक अलग नेतृत्व लेके आगे बढ़ेंगी। जी समीर जी, आप कुछ 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और फ्लोर टेस्ट पे बहुमत प्रूव करना था तो उद्धव ठाकरे ने समर्थन देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री पद और गृह मंत्रालय मांग रहे थे, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। फ्लोर टेस्ट का दिन आ रहा था, उद्धव ठाकरे तैयार नहीं थे समर्थन देने के लिए फ्लोर पर। देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को फोन किया और अजित पवार ने शरद पवार से बात की और शरद पवार को तैयार किया कि भाई फ्लोर टेस्ट में हमें देवेंद्र फडणवीस को पास करना है। और देवेंद्र फडणवीस ने 2014 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, वो फ्लोर टेस्ट पास किया था। वो अजित पवार के कारण, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों के समर्थन के कारण फ्लोर टेस्ट पास किया था। उसके बाद 3 महीने बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी सरकार में शामिल हुई। तो उस समय मतलब संबंध ऐसे थे कि देवेंद्र फडणवीस को जब बहुमत अपना समर्थन चाहिए था फ्लोर टेस्ट पे, तो उन्होंने अजित पवार को संपर्क किया और अजित पवार ने शरद पवार को तैयार किया कि भाई देवेंद्र को फ्लोर टेस्ट पे हमें मदद करना है, सरकार बहुमत प्रूव करे इसके लिए। तो इतनी उनके बीच अंडरस्टैंडिंग रही, दोस्ती रही, समर्थन के लिए उन्होंने मांगा, उन्होंने समर्थन दिया। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री में बहुमत के रूप में उन्होंने फ्लोर टेस्ट पास किया। तो वो जो दोस्ती लगातार चलती रही लंबे समय तक, मुझे लग रहा है कि उसका बाद जब देवेंद्र के साथ फिर अजित पवार सरकार में गए, फिर लौट कर आते हैं, फिर वो लगातार कोशिश करते रहते हैं अपने चाचा से बात करके कि भाई देवेंद्र फडणवीस के साथ जाना है। अब महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई है, देश की राजनीति बदल गई है, आप कांग्रेस को छोड़िए, अब आप महायुति में आइए, आप बीजेपी के साथ आइए, महाराष्ट्र के लिए विकास का काम करेंगे। शरद पवार तैयार नहीं होते, कभी तैयार होते, कभी तैयार नहीं होते। अजित पवार विधायकों से बात करते हैं, निर्णय लेते हैं और सरकार में शामिल होते हैं और फिर विधायकों का समर्थन कहता है एक स्टेबिलिटी देने वाला फैक्टर थे अजीत पवार, निश्चित रूप से थे। और सरकार के अंदर आने के बाद जिस तरीके से उन्हें वित्त मंत्री उनको बनाया गया, जिस तरीके से उन्होंने काम किया वित्त मंत्री के रूप में, उनके मंत्रियों ने जिस तरीके से काम किया, और कभी ये नहीं लगा कि भाई किसी तरह का डिस्प्यूट एनसीपी के मंत्रियों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बीच में, कभी ये नहीं लगा कि अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस अलग अलग राह अख्तियार कर रहे हैं, दोनों के बयान अलग अलग आ रहे हैं। बहुत मिलकर दोनों ने बहुत बेहतर तरीके से सरकार चलाई, उसमें बहुत बढ़िया भूमिका उन दोनों की रही है। निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं कि मैंने एक अपना अच्छा दोस्त और जिगरी दोस्त खोया है, देवेंद्र फडणवीस को सरकार चलाने में अजित पवार की बहुत याद आएगी। आप सौरभ जी देखिए कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इशू क्या था, सिंचाई घोटाला था ना, लेकिन जब सरकार बनी कितनी जांच हुई उस पर। मैं इसलिए कहता हूं कि संबंध और समीकरण दोनों अलग हैं। अजीत पवार जी के और देवेंद्र फडणवीस जी के संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे, तो इसलिए उसी संबंध के चलते ही भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में घोटाले को लेके पूरी तरह से पवार परिवार को घेर के रखी हुई थी। लेकिन सरकार बनने के बाद और देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो इशू बिल्कुल विलुप्त हो गया था और कहीं भी अजीत पवार जी का नाम नहीं लिया गया। तो आप देखिए, जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि पार्टी रहेगी एनसीपी, लेकिन अब इसके संरक्षक हो जाएंगे देवेंद्र फडणवीस। नहीं, दो चीजें हैं। मैं कहा जो विधायक हैं उनको अजीत पवार जैसा नेता चाहिए, तो विधायकों के लिए संरक्षक बनेंगे देवेंद्र फडणवीस जी। अच्छा, लेकिन पार्टी कैसे चलाएंगे, पार्टी चलाएंगे से तात्पर्य यह होता है कि आप एक साथ जाएंगे, शरद पवार की गुट में जाएंगे, या एक अलग पार्टी जो अजीत पवार जी की जो विरासत है उसको लेके चलेंगे। ये निर्णय सुनेत्रा जी करेंगी, ये निर्णय सुनेत्रा जी करेंगे। लेकिन विधायकों का जो निर्णय होगा ये होगा कि हमको एक संरक्षक चाहिए जो अजीत पवार जी की तरह हमको संरक्षण दे सकता है, और वो संरक्षक के रूप में चुनने की बारी आएगी तो वो देवेंद्र फडणवीस जी को चुनेंगे। जब हम लोग बात कर ही रहे थे कि एनसीपी एग्जिस्ट करे और कुछ दम भी रखे, ये बीजेपी के लिए बीजेपी चाहती होगी कि नहीं? नहीं, बीजेपी की चाहती होगी और ये बीजेपी के लिए अच्छा भी होगा। जैसा कि मुझे लगता है यहाँ पर सभी लोगों की इस बात से सहमत होंगे। भाई दो ही विकल्प तो हैं, या तो दोनों परिवार जो फैक्शन है दोनों एक साथ इकट्ठा हो जाए और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, तब एक रास्ता बनता है जो भारतीय जनता पार्टी अपने के लिए सेफ रास्ता मानती है। लेकिन मुसलमानों का एक ऐसा प्रश्न है जो एक उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी शरद पवार की अपनी है जो अलाइन नहीं करती है। दूसरा ऑप्शन यह है कि ये दोनों फैक्शन रहे, और दोनों जब फैक्शन रहेगा तो दोनों आज के दिन में कमजोर फैक्शन रहेंगे।
इतना मजबूत नहीं आप अपने जो आपके साथ प्रतियोगिता कर रहे हो उसको इतना भी मत मजबूत कर दीजिए कि वो आप पर चढ़ जाए, लेकिन इतना भी खत्म नहीं कीजिए कि वो आपके काम के लायक न रहे। समीर फिर से बारामती पहुंच गए हैं, एक बार उनके पास हम चलते हैं। समीर, परिवार पूरा वहां पहुंचा हुआ है, हजारों समर्थक अजीत पवार के वहां पर है, आप बताएं वहां क्या दिख रहा है? देखिए, मैं बारामती पहुंच चुका हूं और मैं उस घटना स्थल पर जहां आज सुबह हाथ आप देख सकते हैं कि है यहाँ पर ये अजीत पवार है, इनका उतर वाला आज सुबह, लेकिन ये जो बगल में जो खाई जैसा जो इलाका दिख रहा है, यहाँ से ये प्लेन जो है स्केट हो गया, फिसल गया और करीब यहाँ नीचे आप देख सकते हो कि नीचे जो ये मलबा पड़ा हुआ है ये प्लेन का है। यहाँ पर ये प्लेन पूरी तरह से जो है जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार के साथ में जो अन्य 5 लोग थे उनकी भी जो है इस हादसे में मौत हो चुकी है। जब ये घटना जो हुई तब यहाँ जो इस प्लेन का जो फ्यूल था उसमें बहुत जोर से जो है आग पकड़ लिया और आग की जो लपटें है वो यहाँ पर उठने लगी। इस वजह से आसपास के जो गांव के लोग हैं, आसपास के जो ग्रामीण हैं, वो मदद करने के लिए यहाँ पर दौड़े थे, लेकिन तब तक इस प्लेन में जितने भी लोग थे सब जलकर खाक हुए थे। कुछ देर बाद यहाँ अजीत पवार का जो पायलटिंग था, उसका जो कॉन्वॉय था, उसके लोग जो थे, उनके जो पुलिस सिक्योरिटी गार्ड थे, वो यहाँ पर दाखिल हो गए और उन्होंने आसपास की जो रहने वाले लोग हैं उनसे कंबल, चादर। ये बताइएगा रनवे कहां पर है, रनवे कितनी दूर था यहाँ से? तुरंत ही करीब के अस्पताल में भर्ती कर रहा है। जी, रनवे किस दिशा में है यहाँ से? करीब 20-25 फीट के अंतर पर सर ये रनवे है। या आप देख सकते हैं कि ये रनवे जो सामने दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ये प्लेन उतरने वाला था आज सुबह, लेकिन ये स्केट होकर नीचे खाई में चला गया, जिससे ये जो है दुर्घटना हुई है सर। जी, तो मतलब पायलट जो हैं वो रनवे तक पहुंच पाए थे, रनवे से स्किड हो गए या वो रनवे पे लैंड ही नहीं कर पाए? हुआ वैसे ही ये जो इसका जो प्लेन जो था उसका टायर जो था वो स्केट हो गया यहाँ पे, और जिस वजह से ये नीचे जो खाई है इसमें ये प्लेन। तो हमारे संवाददाता वहां उस एक्सीडेंट साइट पर पहुंच गए और रनवे पर वो खड़े हैं, और रनवे के नीचे ही जो आपको तस्वीर अभी दिखाई दे रही है ये एक्चुअली रनवे से नीचे ढलान पर ये तस्वीर है। रनवे ऊंचाई पर है और जो मैं उनको समझ पाया क्योंकि सिग्नल वीक है तो वो ऐसा कह रहे हैं कि रनवे पर पहुंच गया जहाज और उसके बाद स्किड हो गया, मतलब रुका नहीं, जिसको ओवरशूट कर देना कहते हैं रनवे को। वो रनवे को ओवरशूट कर गया जहाज और उसके बाद नीचे जो है पूरा खाई है, काफी कई फीट नीचे जो है फिर वो जमीन है, वहां वो चला गया और गिरने के बाद उसमें आग लग गई।